नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। एक बार फिर से लेकर हाजिर हूं खबरें अब तक। आज खबरें अब तक में बात होगी केजरीवाल की मुफ्त रेवड़ियों पर, प्रधानमंत्री मोदी की 5 दिन की विदेशी यात्रा पर और अडानी के सहारे विपक्ष को मिली नई संजीवनी पर। ऐसी तमाम मुद्दों पर करेंगे बात खबरें अब तक में विस्तार से, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस पर डाल लेते हैं नजर। कैश फॉर वोट का मामला, विनोद तावड़े ने राहुल गांधी, खड़गे और सुप्रिया सुले को लीगल नोटिस भेजा। पटना में बिहटा स्थित बिशनपुरा गांव के पास ट्रक और ऑटो में टक्कर, 3 बच्चों की मौत। गौतम अडानी के खिलाफ अरेस्ट वारंट की पुष्टि, अमेरिकी कोर्ट के आदेश पर किया गया अनसील। महाकुंभ में चलेंगी 3000 स्पेशल ट्रेनें, लंबी दूरी की भी 700 से ज्यादा गाड़ियां होंगी शामिल। पर्थ टेस्ट में लगी रिकॉर्ड्स की झड़ी, बुमराह स्मिथ को गोल्डन डक पर आउट करने वाले दूसरे बॉलर बने। पॉल्यूशन पर सुप्रीम कोर्ट बोला, दिल्ली सरकार की कोशिशों से संतुष्ट नहीं, ट्रकों की एंट्री बैन पर कुछ नहीं किया। अमेरिका में भारतीय छात्र की मौत, बर्थडे के मौके पर गलती से खुद को ही मारी गोली, आज शव घर पहुंचेगा। राहुल ने एयर पॉल्यूशन पर वीडियो शेयर किया, बोले ये नेशनल इमरजेंसी। लखनऊ में दिलजीत दोसांझ के शो से पहले मिला नोटिस, शहीद पथ पर रूट डायवर्जन, 5 लाख लोग प्रभावित। अडानी विवाद के बावजूद आज लौटी बाजार में रौनक, सेंसेक्स 1961 अंक चढ़ा, निफ्टी 23,900 के पार। हेडलाइंस के बाद आपका स्वागत है, रुक करेंगे हमारी खास रिपोर्ट्स की ओर। दिल्ली विधानसभा चुनाव की घोषणा भले ही नहीं हुई हो, लेकिन सियासी जंग शुरू हो गई है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही सत्ता की वापसी के लिए सक्रिय हैं, जबकि आम आदमी पार्टी ने चौथी बार दिल्ली पर कब्जा जमाने की अपनी योजना तैयार की है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रेवड़ी पर चर्चा अभियान की शुरुआत कर दी है, जिसके तहत उन्होंने दिल्ली वासियों को 6 मुफ्त रेवड़ियां देने का वादा किया है। यह कदम न सिर्फ चुनावी रणनीति का हिस्सा है, बल्कि बीजेपी को घेरने का एक सशक्त तरीका भी बन गया है। केजरीवाल ने शुक्रवार को इस अभियान के तहत कहा कि जनता का पैसा जनता की रेवड़ी और उन रेवड़ियों पर हक भी जनता का है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बार बार कहा कि वो मुफ्त की रेवड़ियां देकर दिल्ली वासियों को लुभा रहे हैं, लेकिन केजरीवाल ने साफ तौर पर कहा कि हम ये रेवड़ी दे रहे हैं और ये करदाताओं के पैसों से लागू की गई योजना है। उनका कहना था कि अगर बीजेपी सत्ता में आती है तो वो इन योजनाओं को बंद कर देंगे। अब ये दिल्ली वासियों पर निर्भर करता है कि वो योजनाओं को अपनाना चाहते हैं या फिर नहीं। फिलहाल केजरीवाल की 6 रेवड़ियों में है क्या, वो भी आपको बता देते हैं। मुफ्त रेवड़ियों में मुफ्त बिजली है, मुफ्त पानी है, बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा है, महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा है, मुफ्त विश्व स्तरीय शिक्षा है, मुफ्त दवा और मुफ्त इलाज भी है। देखा जाए तो केजरीवाल ने अपनी रणनीति में एक तीर से 2 शिकार करने की चाल चली है, जहां एक तरफ बीजेपी को रेवड़ी कल्चर के आरोपों से घेरने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बीजेपी के हमलों को काउंटर करने की रणनीति भी अपनाई गई है। बीजेपी के द्वारा आम आदमी पार्टी को भ्रष्टाचार के आरोपों में घेरने के बावजूद केजरीवाल ने इस मुद्दे को सियासी मोर्चे पर एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया है। आम आदमी पार्टी के लिए पिछले 5 साल चुनौतीपूर्ण रहे हैं। भ्रष्टाचार के आरोपों में पार्टी के कई बड़े नेता जेल गए। खुद अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा, लेकिन अब एक बार फिर केजरीवाल स्थिति को मजबूत करने में जुटे हुए हैं। रेवड़ी चर्चा अभियान के माध्यम से केजरीवाल अब अपनी मुफ्त योजनाओं को फिर से लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। आखिरकार 3 विधानसभा चुनावों में फ्री बिजली, पानी और शिक्षा के मुद्दे पर जीत हासिल करने के बाद केजरीवाल ने एक बार फिर इन्हीं मुद्दों को अपनी चुनावी ताकत बनाने की रणनीति अपनानी शुरू कर दी है। अब ये ताकत उनके कितना काम आती है, ये जरूर देखने वाली बात होगी। फिलहाल इसी के साथ हम रुक करेंगे हमारी अगली रिपोर्ट का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 दिन के लिए विदेश दौरे पर थे। भारत के लिए कूटनीतिक सफलता का एक नया अध्याय ये साबित हो चुका है। इस यात्रा में पीएम मोदी ने न सिर्फ 31 वैश्विक नेताओं से अहम द्विपक्षीय मुलाकातें की, बल्कि भारत की वैश्विक शक्ति को भी मजबूती से दर्शाया है। 16 से 21 नवंबर तक पीएम मोदी ने अपनी यात्रा की शुरुआत नाइजीरिया से की, जहां उन्होंने राष्ट्रपति के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। इसके बाद वो ब्राजील पहुंचे, जहां पर G20 समिट में भाग लिया और समिट के दौरान
10 द्विपक्षीय वार्ता की। ब्राजील में पीएम मोदी ने 5 नेताओं से मुलाकात की। इंडोनेशिया, पुर्तगाल, यूके, चिली और अर्जेंटीना के नेताओं के साथ भी ये पहली बैठक थी जो भारत की बढ़ती कूटनीतिक ताकत को दर्शाती है। प्रधानमंत्री मोदी ने ब्राजील में फ्रांस, नॉर्वे, ऑस्ट्रेलिया और अर्जेंटीना जैसे देशों के नेताओं से गहरी और रणनीतिक वार्ता की। इससे भारत के वैश्विक प्रभाव का आकलन किया जा सकता है। इसके अलावा सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, मिस्र, अमेरिका और स्पेन के नेताओं से भी अनौपचारिक बातचीत की गई है। भारत के वैश्विक संबंधों को और मजबूत करने की दिशा में अहम कदम ये यात्रा साबित हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने इस दौरे में अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के कई प्रमुखों से भी मुलाकात की, जिसमें यूरोपीय संघ के उर्सुला वॉन डेर लेयन, संयुक्त राष्ट्र के एंटोनियो, विश्व व्यापार संगठन की नगोजी ओकोंजो-इलेवा और साथ ही साथ WHO के टेड्रोस एडनॉम भी शामिल रहे। देखा जाए तो इस यात्रा ने साबित कर दिया है कि भारत अब एक वैश्विक नेता के रूप में मजबूती से खड़ा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कूटनीतिक चतुराई ने दुनिया भर में भारत का डंका बजा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह विदेशी दौरा केवल भारत की कूटनीतिक सफलता का प्रतीक नहीं बल्कि देश की बढ़ती ताकत और वैश्विक भूमिका को भी उजागर करता है। मोदी के नेतृत्व में भारत अब सिर्फ एक आर्थिक शक्ति नहीं बल्कि कहीं ना कहीं प्रभावशाली वैश्विक रणनीतिक साझेदार के रूप में उभरा है। इस यात्रा ने दुनिया को दिखा दिया है कि अब भारत सिर्फ वैश्विक चर्चाओं में हिस्सा नहीं लेता बल्कि उसका नेतृत्व भी करता है। फिलहाल इसी के साथ हम रुक करेंगे हमारी अगली रिपोर्ट का। उद्योगपति गौतम अडानी पर अमेरिकी निवेशकों से धोखाधड़ी के आरोप का मामला अब भारतीय राजनीति में तूफान बन चुका है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अडानी पर यह गंभीर आरोप है कि उन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप में सोलर एनर्जी के बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स और फंडिंग हासिल करने के लिए अरबों रुपए की रिश्वत दी और इस साजिश को अमेरिकी निवेशकों ने छिपाया है। जैसे ही ये रिपोर्ट सामने आई, भारतीय सियासत में हलचल मच गई। अब इस मुद्दे को लेकर संसद सत्र से लेकर एक नया सियासी महासंग्राम छिड़ने की पूरी संभावना जताई जा रही है और इसके संकेत खुद लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दे दिए। कांग्रेस ने इस घटनाक्रम को पूरी तरीके से सियासी फायदे के रूप में देखने की कोशिश की है। राहुल गांधी ने अडानी पर लगे आरोपों को लेकर उनकी गिरफ्तारी तक की मांग की है और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा आरोप लगाया है कि वो अडानी को राजनीतिक संरक्षण दे रहे हैं। उनका दावा है कि इस पूरे प्रकरण में प्रधानमंत्री मोदी का नाम भी सामने आएगा क्योंकि अडानी के खिलाफ भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी की जड़ें पीएम मोदी के करीबी रिश्तों में बसी हुई है। राहुल गांधी ने जोर देकर कहा कि विपक्ष संसद के शीतकालीन सत्र में जेपीसी यानी कि पार्लियामेंट्री कमेटी के गठन की मांग करेगा। बीजेपी ने कांग्रेस के आरोपों पर भी जोरदार पलटवार किया है। बीजेपी ने सवाल उठाया कि कांग्रेस को अचानक ये मुद्दा संसद सत्र से ठीक पहले क्यों याद आया। बीजेपी ने यह भी कहा कि जिन राज्यों का जिक्र इस रिपोर्ट में किया गया है उन राज्यों में उस समय विपक्षी दलों का शासन था, ना कि भाजपा का। वहीं लोकसभा चुनाव के बाद विपक्ष कुछ समय तक फ्रंट फुट पर था। सत्ता के खिलाफ विपक्ष ने आंदोलन तेज कर दिया था क्योंकि बीजेपी को अपनी पूर्ण बहुमत में कमी महसूस हो रही थी। लेकिन अब बीजेपी फिर से सियासी पटल पर फ्रंट पर लौट आई है। हरियाणा चुनाव में मिली शानदार जीत, जम्मू कश्मीर में प्रदर्शन और हालिया महाराष्ट्र और झारखंड के एग्जिट पोल से ये स्पष्ट हो रहा है कि बीजेपी की सरकार फिर से मजबूती के साथ खड़ी है। ऐसे में विपक्ष के पास सरकार को घेरने का कोई बड़ा चुनावी मुद्दा नहीं है, लेकिन अडानी पर लगे आरोप विपक्ष के लिए सियासी बवाल मचाने का एक बेहतरीन मौका बन चुके हैं। ये आरोप विपक्ष के हाथ में एक मजबूत औजार बन सकता है जिसे वो संसद में सरकार के खिलाफ इस्तेमाल करने की पूरी योजना बना रहे हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो अडानी पर लगे आरोपों का फायदा उठाना संसद सत्र से ठीक पहले विपक्ष के लिए एक बड़ी सियासी चुनौती बन सकता है। यह समय भाजपा के लिए राजनीतिक रणभूमि से कम नहीं होगा, जहां विपक्ष अडानी प्रकरण को सरकार के खिलाफ एक हथियार बना सकता है। इस सियासी खींचतान में अब देखना अहम होगा कि विपक्ष अपनी रणनीति को कैसे अमली जामा पहनाता है और क्या यह मुद्दा संसद में सरकार को मुश्किल में डालता है या फिर विपक्ष खुद ही बैकफुट पर चला जाता है। फिलहाल ये तो थी हमारी खबरों अब तक की खास रिपोर्ट्स, लेकिन इसके अलावा जाते जाते एक खास बात आपसे जरूर करेंगे। जैसे महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव तो खत्म हो चुके हैं, वहीं पर यूपी उपचुनाव भी खत्म हो चुका है। अब एग्जिट पोल्स चर्चाओं में है। रिजल्ट का कल इंतजार है।
महाराष्ट्र में महायुति की सरकार बनने की उम्मीद जताई जा रही है, वहीं झारखंड में बीजेपी की जीत का दावा किया जा रहा है। यही हाल यूपी उपचुनाव का भी है। लेकिन क्या एग्जिट पोल सच में सही साबित होंगे, ये बड़ा सवाल है। पिछले चुनावों के अनुभव बताते हैं कि इन पोल्स पर पूरी तरीके से भरोसा करना मुश्किल है, और क्या एग्जिट पोल्स पर भरोसा करना भी चाहिए, ये भी बड़ा सवाल है। पिछले चुनावों ने साफ कर दिया कि इन पोल्स की सटीकता पर सवाल उठना लाजमी है। एग्जिट पोल पर आज लड़ने ना लड़ने का कोई फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि बस कल एग्जिट पोल्स की भी पोल खुलने वाली है। यानी कि देखना दिलचस्प होगा कि आखिर एग्जिट पोल्स कितने सही और कितने गलत साबित हुए। उसके लिए इंतजार करना होगा कल का। कल आने वाले हैं रिजल्ट और पता चल जाएगा कहां की सत्ता पर कौन करने वाला है राज। फिलहाल इसके साथ मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।